कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी जंगल से होती है, जहां किंग कॉन्ग के पीछे खूंखार भेड़ियों का एक पूरा झुंड पड़ा हुआ है। ये शिकारी हर हाल में उसका शिकार करना चाहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ग पूरी ताकत से आगे दौड़ता है और बचने का कोई रास्ता न देखकर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देता है। लेकिन ये भेड़िए इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वे लगातार कॉन्ग का पीछा करते हुए उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते रहते हैं। तभी कॉन्ग के सामने एक विशाल और बेहद गहरी खाई आ जाती है। अब उसके पीछे खूंखार भेड़ियों का झुंड था और सामने मौत जैसी गहरी खाई। भागने का हर रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए वह भागने के बजाय इन खूंखार शिकारी भेड़ियों का सामना करने का फैसला करता है। तभी एक खूंखार भेड़िया कॉन्ग पर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे क्या पता था कि कॉन्ग पहले से ही अपना जाल बिछा चुका है। जैसे ही भेड़िया हमला करता है, वो उसी जाल में बुरी तरह फंस जाता है। इसी बीच कॉन्ग एक विशाल पेड़ के तने को उठाकर गहरी खाई में गिरा देता है। लेकिन ये कोई आम पेड़ का तना नहीं था, इसके साथ कई भारी भरकम पत्थर बांधे गए थे। जैसे ही वो तना नीचे गिरता है, सारे पत्थर तेजी से लुढ़कते हुए भेड़ियों के झुंड पर जा गिरते हैं। कुछ ही पलों में पूरा इलाका धूल और धुएं से भर जाता है। जब धुआं धीरे धीरे छटता है तो कॉन्ग देखता है कि कुछ भेड़िए अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। अब कॉन्ग का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। वो पास पड़े एक मरे हुए भेड़िए को उठाता है और अपनी अपार ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे दोनों हाथों से बीच से चीर डालता है। ये भयानक नजारा देखते ही बचे हुए भेड़ियों का हौसला पूरी तरह टूट जाता है। वे कॉन्ग से भिड़ने के बजाय अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। भेड़ियों के साथ हुई इस खतरनाक लड़ाई के बाद कॉन्ग को जोरों की भूख लगने लगती है। वो अपना शिकार लेकर बैठ जाता है और जैसे ही उसे खाने वाला होता है, तभी उसके सड़े हुए दांत में अचानक तेज दर्द उठता है। कॉन्ग दर्द से परेशान हो ही रहा था कि तभी एक चालाक छिपकली चुपके से उसका शिकार चुराने लगती है। लेकिन कॉन्ग अपना खाना किसी के साथ बांटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही कॉन्ग चौंक जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई उसकी ही तरह का साथी उसे पुकार रहा है। कॉन्ग बिना देर किए उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर दौड़ पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। सामने एक छोटा सा मेंढक बैठा था जो बिल्कुल कॉन्ग जैसी आवाज निकाल रहा था। यह देखकर कॉन्ग बेहद निराश हो जाता है। दरअसल वो कई सालों से अपने जैसे दूसरे बंदरों को ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई नहीं मिला था। ऊपर से उसके सड़े हुए दांत का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मजबूर होकर कॉन्ग इंसानों की दुनिया की तरफ निकल पड़ता है। दांत के दर्द से परेशान कॉन्ग आखिरकार जमीन पर लेट जाता है। तभी उसके कुछ साथी उसे इस हालत में देख लेते हैं। कॉन्ग की हालत देखकर वे तुरंत टाइटंस के डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कॉन्ग के सड़े हुए दांत को निकालने की तैयारी शुरू कर देता है। सबसे पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि दांत निकालते समय उसे ज्यादा दर्द महसूस न हो। इसके बाद डेंटिस्ट उस सड़े हुए दांत के चारों तरफ एक बेहद मजबूत लोहे की तार कसकर बांध देता है। लेकिन तभी कॉन्ग अपने मुंह से इतनी जोरदार हवा छोड़ता है कि सामने खड़े डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है और उसे उल्टी आने लगती है। आखिरकार डॉक्टर खुद को संभालता है और पूरी तैयारी के साथ एक ही झटके में कॉन्ग का सड़ा हुआ दांत बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद जब कॉन्ग को होश आता है तो वो देखता है कि उसका सड़ा हुआ दांत अब गायब था। उसकी जगह लगा था एक बेहद मजबूत लोहे का दांत, जो देखने में भी खतरनाक था और ताकत में भी किसी हथियार से कम नहीं था। कॉन्ग का बचपन का दोस्त जिसका नाम जिया होता है, कॉन्ग से इशारों में बात करती है। जिया उसे संकेत देती है कि इंसानों की दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो कॉन्ग को सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी तरफ गॉडजिला को भी इस आने वाले खतरे का एहसास हो चुका था। अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए वो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी पावर प्लांट पर हमला कर देता है। गॉडजिला प्लांट की सारी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन इतनी एनर्जी भी गॉडजिला के लिए काफी नहीं थी। अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वो समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक बेहद शक्तिशाली टाइटन के इलाके में पहुंच जाता है। इस टाइटन के शरीर में खतरनाक रेडिएशन और जबरदस्त एनर्जी भरी हुई थी। ड्रैगन जैसी शक्ल वाला ये टाइटन अपने इलाके में गॉडजिला को देखते ही उस पर हमला कर देता है। वो अपनी विशाल पूंछ से गॉडजिला को जकड़ लेता है और उसे पूरी तरह दबोच लेता है। लेकिन गॉडजिला इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और फिर अपने मुंह से भयानक रेडिएशन ब्लास्ट छोड़ देता है। ये हमला इतना शक्तिशाली होता है कि टाइटन का शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। टाइटन के मारे जाने के बाद गॉडजिला उसके इलाके में मौजूद सारी रेडिएशन और एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद उसके शरीर का रंग बदलने लगता है और वो एक चमकदार पिंक कलर में दिखाई देने लगता है। और अब वह आने वाले खतरे का सामना करने के लिए
पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। अब कहानी एक बार फिर कॉन्ग की तरफ लौटती है। जिया और उसके साथियों को उसकी दुनिया से मदद का एक संकेत मिलता है। ये संकेत इतना महत्वपूर्ण था कि वे कॉन्ग की दुनिया में जाने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद सभी लोग कॉन्ग के साथ उस रहस्यमयी पोर्टल में प्रवेश कर जाते हैं जो सीधे उसकी दुनिया तक पहुंचता था। कुछ ही मिनटों के सफर के बाद वे सभी कॉन्ग की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अपनी दुनिया में लौटते ही कॉन्ग अपने इलाके की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक बेहद गहरी खाई दिखाई देती है जिसके अंदर से रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। कॉन्ग तुरंत अपना हथियार उठाता है और उसी की मदद से धीरे धीरे उस गहरी खाई में उतरने लगता है। जैसे ही वह नीचे जमीन पर पहुंचता है, उसके हथियार से भी एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगती है। तभी कॉन्ग की नजर वहां पड़ी कुछ बंदरों की खोपड़ियों पर जाती है, लेकिन तभी गुफा के बाहर से एक रहस्यमयी और भयानक आवाज सुनाई देती है। कॉन्ग उस आवाज का पीछा करते हुए गुफा से बाहर निकलता है और झरने के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके सामने एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया खुल जाती है जिसे देखकर कॉन्ग भी हैरान रह जाता है। कॉन्ग धीरे धीरे उस रहस्यमयी दुनिया में आगे बढ़ता है। तभी धुंध के बीच उसे एक बेहद खतरनाक परछाई दिखाई देती है। कॉन्ग तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो परछाई कोहरे से बाहर आती है, कॉन्ग उसे देखकर हैरान रह जाता है। सामने एक छोटा सा बंदर खड़ा था जिसका नाम सुको था। कॉन्ग धीरे से अपना हथियार जमीन पर रखता है और दोस्ती के इरादे से अपना हाथ सुको की तरफ बढ़ाता है। कॉन्ग को लगता है कि शायद ये छोटा बंदर भी उसकी तरह अकेला है, लेकिन तभी सुको अचानक कॉन्ग के हाथ पर काट लेता है और वहां से भाग जाता है। कॉन्ग भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक कॉन्ग जितना ही बड़ा बंदर आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि कॉन्ग किसी जाल में फंस चुका है। अगले ही पल दोनों तरफ से दो बंदर कॉन्ग पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं, लेकिन कॉन्ग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो जमीन से एक भारी पत्थर उठाता है और सीधे एक बंदर के मुंह पर दे मारता है। तभी दूसरा बंदर कॉन्ग के हथियार से उसी पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन कॉन्ग के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। कॉन्ग जैसे ही अपना हथियार उठाने वाला होता है, तभी छोटा सुको अचानक उस पर हमला कर देता है। कॉन्ग सुको को एक हाथ से पकड़ लेता है और फिर उसी को अपना हथियार बनाकर बाकी बंदरों की धुनाई शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान एक बंदर गलती से गहरी खाई में गिरने ही वाला होता है। कॉन्ग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचकर बचा लेता है, लेकिन जमीन पर आते ही वो बंदर फिर से कॉन्ग पर हमला कर देता है। अब कॉन्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे एक जोरदार लात मारता है और सीधे गहरी खाई में गिरा देता है। यह देखकर दूसरा बंदर डरकर भागने लगता है। कॉन्ग जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारता है, लेकिन चोट लगने के बावजूद वो बंदर रुकता नहीं और वहां से 9-2-11 हो जाता है। कॉन्ग पेड़ के पीछे छिपे हुए उस बंदर को भी ढूंढ निकालता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो भाग चुके बंदर का हथियार उठा लेता है और सुको को इशारे से अपने इलाके की तरफ चलने के लिए कहता है। सुको पहले तो कॉन्ग के साथ जाने से साफ मना कर देता है, लेकिन कॉन्ग का खौफ देखकर आखिरकार वो आगे बढ़ने लगता है। हालांकि सुको इतनी आसानी से अपना ठिकाना बताने वाला नहीं था। वो कॉन्ग को एक झील की तरफ जाने का इशारा करता है। असल में सुको जानता था कि उस झील के अंदर एक बेहद खतरनाक और विशाल जीव रहता है। झील के किनारे पहुंचते ही सुको आराम से पानी में उतरकर नहाने लगता है और कॉन्ग को भी पानी में आने का इशारा करता है, लेकिन कॉन्ग उसकी चाल समझ चुका था। वो आसपास की हवा को सूंघता है और उसे पानी के अंदर छिपे किसी बड़े जीव की गंध महसूस हो जाती है। कॉन्ग तुरंत समझ जाता है कि आज का खाना खुद उसके पास चलकर आ चुका है। कॉन्ग जैसे ही झील में उतरकर नहाने लगता है, तभी अचानक पानी के नीचे से एक विशाल और खतरनाक जीव उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कॉन्ग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने एक बेहद विशाल ड्रैगन जैसी मछली होती है। अगले ही पल वो जीव कॉन्ग पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह जकड़कर पानी के नीचे खींच ले जाता है, लेकिन उस जीव को कॉन्ग की असली ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। कॉन्ग अपने हथियार को मजबूती से पकड़ता है और एक जोरदार वार करके उस विशाल जीव का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। उधर सुको को लगता है कि अब कॉन्ग का काम तमाम हो चुका होगा। वो मौका देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी कॉन्ग अपने हथियार से सुको को गिरा देता है। सुको कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉन्ग उस विशाल ड्रैगन मछली का कटा हुआ सिर उसके सामने पटक देता है। सुको को लगता है कि अब कॉन्ग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, लेकिन कॉन्ग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बस इशारे से सुको को आगे चलने के लिए कहता है। काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिरकार कॉन्ग को तेज भूख लगने लगती है। वो अपना शिकार लेकर एक जगह बैठ जाता है और उसे खाने लगता है। उधर सुको को भी भूख से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन कॉन्ग के डर की वजह से वो उससे खाना मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कॉन्ग की नजर सुको पर पड़ती है। शायद उसे उस छोटे बंदर पर दया आ जाती है
वो अपने हिस्से के मांस का एक टुकड़ा सूको की तरफ बढ़ाता है, लेकिन सूको डर के मारे उसे लेने से मना कर देता है। ये देखकर कॉन्ग गुस्से में वही मांस का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देता है। सूको पहले तो हैरान होकर उस टुकड़े को देखता है, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि अगले ही पल वो उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है। मांस खाते खाते सूको को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कॉन्ग उतना बुरा नहीं है जितना वो अब तक समझ रहा था। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर कॉन्ग के पास आकर बैठ जाता है और उसके साथ आराम से खाना खाने लगता है। लेकिन उनका ये शांत सफर ज्यादा देर तक नहीं चलता। रास्ते में कॉन्ग की नजर एक ऐसे पुल पर पड़ती है जिसे देखकर वो भी कुछ पल के लिए रुक जाता है। ये पुल किसी लकड़ी या पत्थर का नहीं, बल्कि इंसानों और बंदरों की हड्डियों से बना हुआ था, और उसके ठीक नीचे लावा की एक खौलती हुई नदी बह रही थी। कॉन्ग कुछ देर तक उस भयानक पुल को देखता रहता है। तभी सूको उसे आगे बढ़ने का इशारा करता है। कॉन्ग जैसे ही उस पुल को पार करके दूसरी तरफ पहुंचता है, उसके सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने हजारों बंदर मौजूद थे, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वे सभी कॉन्ग जैसे ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये बंदर आजाद नहीं थे, उन्हें जबरन मजदूरी करवाई जा रही थी। कोई भारी पत्थर उठा रहा था तो कोई दिन रात मेहनत करने के लिए मजबूर था। तभी अचानक एक बूढ़े बंदर के हाथ से एक भारी पत्थर नीचे गिर जाता है। अगले ही पल कुछ बंदर उस बूढ़े पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से लात घूंसों से मारने लगते हैं। ये देखकर कॉन्ग का खून खौल उठता है, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है, और फिर वो ऐसी भयानक दहाड़ लगाता है कि पूरा इलाका कांप उठता है। एक ताकतवर बंदर गुस्से में कॉन्ग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कॉन्ग सिर्फ एक मुक्का मारता है और वो बंदर वहीं ढेर हो जाता है। अब कॉन्ग की दहाड़ और भी तेज हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर कुछ बंदर तुरंत अपने राजा को खबर देने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और तब कॉन्ग को पता चलता है कि इन सभी बंदरों का राजा कोई और नहीं बल्कि एक क्रूर शासक है, स्कार किंग। स्कार किंग अपनी प्रजा को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाता था। जैसे ही उसे अपने इलाके में किसी दूसरे ताकतवर कॉन्ग के आने की खबर मिलती है, वो गुस्से से दहाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन कॉन्ग भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो स्कार किंग से भी ज्यादा जोरदार दहाड़ लगाता है। स्कार किंग जैसे जैसे कॉन्ग की तरफ बढ़ता है, आसपास मौजूद सारे बंदर डर के मारे अपना सिर झुका लेते हैं। स्कार किंग की नजर जैसे ही कॉन्ग के लोहे के दांत पर पड़ती है, वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो गुस्से से सूको की तरफ देखता है और दहाड़ते हुए पूछता है कि उसने कॉन्ग को उसके ठिकाने तक क्यों पहुंचाया। इतने में सूको की मां बीच में आ जाती है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन निर्दयी स्कार किंग उसे जोरदार लात मार देता है। वो सीधा खौलते हुए ज्वालामुखी की गहरी खाई में जा गिरती है। अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर सूको फूट फूट कर रोने लगता है। ये दर्दनाक मंजर देखकर कॉन्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत अपना हथियार उठा लेता है। दूसरी तरफ मौजूद सारे बंदर जमीन पर अपने हाथ पटकने लगते हैं, मानो वे कॉन्ग का हौसला बढ़ा रहे हों और कह रहे हों, जीत तुम्हारी ही होगी। स्कार किंग बिना समय गवाए अपने लंबे और खतरनाक चाबुक से कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक ही झटके में उस चाबुक को पकड़ लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस चाबुक में बेहद धारदार क्रिस्टल लगे हुए हैं। अगले ही पल कॉन्ग की हथेली बुरी तरह कट जाती है। घायल होने के बाद कॉन्ग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो पूरी ताकत से स्कार किंग पर टूट पड़ता है, लेकिन स्कार किंग पीछे से अपने चाबुक को कॉन्ग की गर्दन में लपेट देता है। कॉन्ग भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो स्कार किंग को दोनों हाथों से उठाकर पूरी ताकत से आगे फेंक देता है। अब स्कार किंग अपनी सबसे भयानक ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसके इशारे पर कुछ बंदर लावा से ढकी एक विशाल चट्टान को हटाते हैं। जैसे ही वह चट्टान हटती है, पूरी गुफा कांप उठती है और अंधेरे से 2 चमकती हुई नीली आंखें दिखाई देती हैं। अगले ही पल एक विशाल टाइटन बाहर निकलता है। उसका हर कदम जमीन को बर्फ में बदल देता था। उसका नाम था शिमो। यही वह टाइटन था जिसने हजारों साल पहले पूरी दुनिया को अपनी बर्फ से ढक दिया था। लेकिन अब वह आजाद नहीं था। स्कार किंग ने एक रहस्यमयी क्रिस्टल की मदद से उसे अपने बस में कर रखा था। स्कार किंग तुरंत कॉन्ग को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन शिमो ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी स्कार किंग उस क्रिस्टल को उसकी तरफ बढ़ाता है। भयानक दर्द से तड़प उठने के बाद मजबूर होकर शिमो कॉन्ग पर हमला कर देता है। शिमो के मुंह से निकली बर्फ की विनाशकारी किरण सीधे कॉन्ग की तरफ बढ़ती है। कॉन्ग किसी तरह अपने हथियार से उस हमले को रोक तो लेता है, लेकिन उसका एक हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी सूको कॉन्ग को पास मौजूद एक छोटी गुफा की तरफ भागने का इशारा करता है। घायल होने के बावजूद कॉन्ग किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है,
लेकिन स्कार किंग उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। वो अपने सबसे वफादार बंदरों को कॉन्ग के पीछे भेज देता है। कॉन्ग भागते भागते उन्हें सीधे अपने बिछाए हुए जाल की तरफ ले जाता है। जैसे ही बंदर उसके इलाके में घुसते हैं, एक विशाल चट्टान उनके ऊपर गिर पड़ती है। वहीं एक और बंदर कॉन्ग की खोदी हुई गहरी खाई में जा गिरता है। अब बाकी बंदर सतर्क हो जाते हैं। उन्हें पेड़ के तने से बंधा हुआ पत्थर दिखाई दे जाता है। वे बिना उसे छुए सावधानी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कॉन्ग का असली साथी अब सुको बन चुका था। अगले ही पल सुको खुद उस पत्थर को धक्का दे देता है। विशाल चट्टानें तेजी से नीचे गिरती हैं और दुश्मन बंदरों को अपने नीचे दबा देती हैं। इस लड़ाई में कॉन्ग का एक हाथ पूरी तरह घायल हो चुका था। उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। तभी सुको चुपचाप उसके कंधे के नीचे अपना कंधा लगा देता है और उसे सहारा देकर वहां से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन उन पत्थरों से एक बंदर जिंदा बच जाता है। वह बंदर कॉन्ग का पीछा करते करते उस रहस्यमयी पोर्टल तक पहुंच जाता है जो सीधे इंसानों की दुनिया में खुलता था। अब दुश्मन को इंसानों की दुनिया का रास्ता भी पता चल चुका था। लेकिन जैसे ही कॉन्ग अपने साथियों के सामने पहुंचता है, उसकी सारी ताकत जवाब दे देती है और वो जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। जिया तुरंत उसके पास दौड़ कर आती है। कॉन्ग इशारों में उसे बताता है कि वो अपना जंगल हार चुका है और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो स्कार किंग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। कॉन्ग की हालत देखकर इंसानी वैज्ञानिक बिना एक पल गंवाए उसके लिए एक बेहद एडवांस रोबोटिक आर्म तैयार करते हैं। ये कोई साधारण हाथ नहीं था, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी से बना था जो टाइटन की ताकत को भी झेल सकता था। कुछ ही देर बाद वो विशाल मशीन हवा में उड़ते हुए कॉन्ग के घायल हाथ के पास पहुंचती है और पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से उसके हाथ पर फिट हो जाती है। जैसे ही रोबोटिक आर्म एक्टिवेट होता है, उसके अंदर तेज नीली ऊर्जा दौड़ने लगती है। कॉन्ग अपनी नई ताकत को महसूस करता है, लेकिन तभी सुको घबराया हुआ वहां पहुंचता है। वो इशारों में कॉन्ग को बताता है कि स्कार किंग शीमो को साथ लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब लड़ाई शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। कॉन्ग तुरंत समझ जाता है कि इस बार दुश्मन इतना ताकतवर है कि वो उसे अकेले नहीं हरा सकता। अगर इस युद्ध को जीतना है तो उसे एक ऐसे टाइटन की जरूरत होगी जो शीमो का मुकाबला कर सके, और पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही टाइटन था, गॉडजिला। यही सोचकर कॉन्ग इंसानों की दुनिया में गॉडजिला को अपने इलाके तक लाने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही गॉडजिला की नजर कॉन्ग पर पड़ती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि कॉन्ग एक बार फिर उसकी सीमा में घुस आया है। बिना एक पल गवाए गॉडजिला पूरी रफ्तार से कॉन्ग पर टूट पड़ता है। कॉन्ग बार बार इशारों से उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़ने नहीं बल्कि मदद मांगने आया है, लेकिन इस बार गॉडजिला का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। वो कॉन्ग की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब कॉन्ग को एहसास हो जाता है कि अब लड़ाई टाले बिना कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो भी पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने का फैसला कर लेता है। अगले ही पल कॉन्ग अपने नए रोबोटिक आर्म की पूरी ताकत जुटाकर गॉडजिला के चेहरे पर एक ऐसा जबरदस्त मुक्का मारता है कि विशालकाय गॉडजिला भी संतुलन खोकर जमीन पर जा गिरता है। कॉन्ग मौका हाथ से नहीं जाने देता। वो लगातार गॉडजिला पर मुक्कों की बारिश कर देता है। इसके बाद वो उसकी विशाल पूंछ पकड़कर पूरी ताकत से पोर्टल की तरफ घसीटने लगता है ताकि किसी तरह उसे अपनी दुनिया में ले जा सके। लेकिन तभी पूरा माहौल बदल जाता है। गॉडजिला का शरीर अचानक चमकदार पिंक एनर्जी से जगमगाने लगता है। उसकी नई शक्ति पूरी तरह जाग चुकी थी। अगले ही पल गॉडजिला अपने मुंह से विनाशकारी रेडिएशन बीम छोड़ देता है। इतनी भयानक ऊर्जा देखकर कॉन्ग आखिरी क्षण में छलांग लगाकर खुद को बचा लेता है। लेकिन गॉडजिला यही नहीं रुकता। वो बिजली की रफ्तार से कॉन्ग के ऊपर पहुंचता है और अपने विशाल पैर से उसे जमीन पर दबा देता है। अब गॉडजिला का मुंह दोबारा चमकने लगता है। उसके जबड़ों के बीच पिंक रेडिएशन इकट्ठा होने लगती है। अगर यह हमला चल जाता तो कॉन्ग का बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरती है। अगले ही पल वहां मोथरा की शानदार एंट्री होती है। सदियों से इंसानों की रक्षा करने वाली ये शक्तिशाली टाइटन सीधे गॉडजिला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मोथरा अपनी मधुर आवाज और इशारों से गॉडजिला को शांत करने की कोशिश करती है। वो उसे समझाती है कि कॉन्ग उसका दुश्मन नहीं बल्कि आने वाले सबसे बड़े खतरे के खिलाफ उसका साथी है। कुछ पल की खामोशी के बाद गॉडजिला का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। आखिरकार वो कॉन्ग के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हालात और भी खतरनाक होते जा रहे थे। स्कार किंग
शीमो को साथ लेकर पोर्टल के पास पहुंच चुका था और आते ही कॉन्ग के इंसानी दोस्तों पर हमला शुरू कर देता है। पूरा इलाका चीख पुकार और तबाही से गूंज उठता है। तभी दूर से दो विशाल परछाइयां तेजी से उनकी तरफ बढ़ती दिखाई देती हैं। अगले ही पल कॉन्ग और गॉडजिला की धमाकेदार एंट्री होती है। कॉन्ग बिना देर किए गॉडजिला की पीठ पर छलांग लगा देता है, जबकि दूसरी तरफ स्कार किंग शीमो की पीठ पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। अब आमने सामने थे दुनिया के सबसे शक्तिशाली टाइटन्स। तभी अचानक पोर्टल के आसपास का गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह खत्म हो जाता है। विशाल चट्टानें, मलबा और सभी टाइटन्स हवा में तैरने लगते हैं, लेकिन जीरो ग्रेविटी भी गॉडजिला को रोक नहीं पाती। वो हवा में तैरते हुए सीधा शीमो पर टूट पड़ता है, जबकि कॉन्ग और स्कार किंग एक दूसरे पर लगातार जानलेवा वार करने लगते हैं। उधर छोटा सूको भी हिम्मत दिखाते हुए इस भयानक युद्ध में कूद पड़ता है। वो मौका मिलते ही स्कार किंग के सैनिकों पर हमला करने लगता है। कुछ ही पलों बाद ग्रेविटी अचानक वापस लौट आती है। संतुलन बिगड़ते ही गॉडजिला, शीमो और स्कार किंग सीधे पोर्टल के अंदर जा गिरते हैं। इस अफरा तफरी में कॉन्ग का हथियार पोर्टल में ही छूट जाता है। अगले ही पल पोर्टल के दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में एक विशाल समुद्री लहर उठती है, लेकिन शीमो की मौजूदगी से वो लहर धीरे धीरे बर्फ में बदलने लगती है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका जमने लगता है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। पहली बार इंसानों की दुनिया को देखकर स्कार किंग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो जोरदार दहाड़ लगाता है और अपना जादुई क्रिस्टल हवा में उठाकर शीमो को आदेश देता है, पूरी दुनिया को बर्फ की कब्र बना दो। शीमो मजबूरी में अपने मुंह से बर्फ का विनाशकारी हमला छोड़ने ही वाला होता है कि तभी गॉडजिला बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुंच जाता है। वो शीमो को जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसका हमला रुक जाता है। उधर कॉन्ग भी मौका देखकर स्कार किंग के चेहरे पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि उसका एक दांत टूटकर जमीन पर जा गिरता है। अपनी बेइज्जती देखकर स्कार किंग पूरी तरह पागल हो जाता है। वो तुरंत क्रिस्टल की ताकत से शीमो को कॉन्ग पर हमला करने का आदेश देता है। शीमो के मुंह से निकली बर्फ की किरण को गॉडजिला पहली बार रोक देता है, लेकिन अगले ही पल शीमो दोबारा हमला करता है। इस बार वो कॉन्ग के रोबोटिक आर्म को अपने विशाल जबड़ों में जकड़ लेता है, उसे बुरी तरह झकझोरता है और कई मीटर दूर फेंक देता है। अब गॉडजिला पूरी ताकत से अपनी पिंक रेडिएशन बीम छोड़ता है। पूरी धरती उसकी ऊर्जा से कांप उठती है, लेकिन स्कार किंग आखिरी पल में छलांग लगाकर उस हमले से बच निकलता है। बचते ही वो अपने धारदार चाबुक से गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला उसके चाबुक को अपने विशाल दांतों से पकड़कर चबा डालता है। अगले ही पल चाबुक से बंधा जादुई क्रिस्टल टूटकर जमीन पर जा गिरता है। क्रिस्टल को देखते ही कॉन्ग पूरी ताकत से उसकी तरफ छलांग लगा देता है, लेकिन स्कार किंग पीछे से उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच क्रिस्टल के लिए भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। तभी अचानक सुको दौड़ता हुआ आता है और पूरी ताकत से उस क्रिस्टल पर एक जोरदार वार कर देता है। धड़ाम! एक भयंकर धमाके के साथ क्रिस्टल हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। उसी पल शीमो पर से स्कार किंग का नियंत्रण भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सदियों की गुलामी से आजाद होते ही शीमो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत से बर्फ का तूफान छोड़ता है। कुछ ही सेकंड में स्कार किंग बर्फ की मोटी परत में कैद हो जाता है। अब स्कार किंग का अंत हमेशा के लिए हो जाता है। स्कार किंग के मरते ही चारों तरफ छाया हुआ तूफान थम जाता है। आसमान साफ होने लगता है और पूरी दुनिया में फिर से शांति लौट आती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद गॉडजिला हमेशा की तरह अपनी जगह में जाकर गहरी नींद में सो जाता है। वहीं कॉन्ग, सूको और शीमो अपनी नई दुनिया की ओर लौट पड़ते हैं। अब कॉन्ग अकेला नहीं था, आखिरकार उसे अपना परिवार मिल चुका था। अगर आपको यहाँ कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।